हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ तिवारी। मैं भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा से हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर सेकंड का टॉपिक इकोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान आखिर है क्या? पारिस्थितिकी विज्ञान जो है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर जीवों और उसके आसपास के जो पर्यावरण है उसका अंतर संबंध जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग के द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उसके डेफिनेशन, हिस्ट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब डिवीजन, टर्मिनोलॉजी और इकोस्फीयर को। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान आखिर है क्या। पारिस्थितिकी जो है वो बायोलॉजी की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत ह्यूमन की स्टडी, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम की स्टडी शामिल होती है। पारिस्थितिकी जो है इसके अंतर्गत जीवों, पर्यावरण, उनके आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी अगर हम उसका इतिहास देखें तो उसका इतिहास बहुत पुराना है। पारिस्थितिकी जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों, जिसमें ओइकोस जिसका अर्थ होता है यहाँ पर घर, और इसके अलावा लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, तो होम का अध्ययन हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी अगर देखा जाए तो इस शब्द को सबसे पहली बार दिया था अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने 1869 के अंतर्गत। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी की, तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर ये फादर ऑफ इकोलॉजी थे। अगर फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की बात करी जाए तो वो थे ऑडम। और इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट कौन थे, तो वो थे फेमस बॉटनिस्ट रामदेव मिश्रा। तो पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी जीवी जीवों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध है। अब हम डिस्कस करते हैं पारिस्थितिकी के मुख्य स्तर क्या होते हैं। पारिस्थितिकी का अगर मुख्य स्तर देखें तो सबसे ग्राउंड लेवल पर देखा जाता है सेल्स को। सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है टिश्यू। टिश्यू के बहुत सारे समुदायों को मिलाने से बनता है ऑर्गन। यहाँ पर आपको लंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लंग के साथ में जब एल्वेलाई, ब्रोंकाइज ये सब मिलते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि यहाँ देखने में आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो उससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उनके मिलने से बनता है यहाँ पर पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं जनसंख्या। जब बहुत सारी जनसंख्या मिलती है तो बनती है कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंदर जीव अपने बाकी जीवों के साथ में रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ज़ेब्रा भी दिखाई दे रहा है, प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये है एक कम्युनिटी। और बहुत सारी जब कम्युनिटी मिलती हैं तो वो बनता है एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि मैराइन इकोसिस्टम, जैसे कि लैंड इकोसिस्टम। इसके बाद जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं तो उनके मिलने से बनता है यहाँ पर बायोस्फीयर। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी के उपविभाग। पारिस्थितिकी का जो पहला उपविभाग है वो कहलाता है ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत एक इंडिविजुअल जो जीव है उसकी स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी। इसके बाद दूसरी इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है, उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी में यहाँ पे समुदाय जो होता है जीवों का उसकी स्टडी की जाती है। उसके अंदर उसका वितरण किस तरह से हो रहा है, उसकी संरचना क्या है, बहुलता क्या है, जनसांख्यिकी क्या है, और प्रजातियों के साथ में उसका अंतरक्रिया किस तरह की है, उन्हीं कई कारकों का अध्ययन सिन इकोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या पारिस्थितिकी आता है, समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र भी आता है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर आवास पारिस्थितिकी आता है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कोई जीव कहाँ पर रहता है, उसका वास कहाँ पर है, उसी को बोला जाता है हैबिटेट इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी के अंतर्गत जो जीव विलुप्त हो गए हैं उनकी स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन इकोलॉजी, जिसको बोलते हैं संरक्षण पारिस्थितिकी। जो जीव वर्तमान में उपलब्ध है पृथ्वी पर उनका संरक्षण की जो भूमिका है इसी के द्वारा बनती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन इकोलॉजी। कोई जो जीव है उसमें किस चीज का उत्पादन हो रहा है, जैसे वनस्पतियां हैं उनका कितना उत्पादन है, या फिर कोई जो जीव जंतु है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसमें प्रोडक्शन क्या क्या हो रहा है, उसमें
उस स्टडी को बोलते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है साइटो इकोलॉजी। अब जैसा उसका नाम है साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल की इकोलॉजी, कोशिका पारिस्थितिकी। नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन इकोलॉजी। इकोलॉजी को जो खराब करने वाला जो एक मेन फैक्टर है वो है पॉल्यूशन, तो उसी की स्टडी आएगी किसके अंतर्गत, प्रदूषण पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विकिरण पारिस्थितिकी। जो रेडिएशन से रिलेटेड इकोलॉजी है उसी को बोला जाता है विकिरण पारिस्थितिकी। नेक्स्ट आता है स्पेस इकोलॉजी। स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर जो पारिस्थितिकी पाई जाती है उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन इकोलॉजी, मतलब मानव पारिस्थितिकी क्या है। इसके अलावा अगर बात की जाए इको ज्योग्राफी की, ये अगेन दो शब्दों से मिलकर बना है। इको मतलब कि पारिस्थितिकी और ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल। तो जो जीव रहते हैं कई कई जगह पर, उनका जो वितरण है उसी को बोलेंगे यहाँ पर पारिस्थितिकी भूगोल। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, मतलब शारीरिक रूप पर पारिस्थितिकी किस तरीके से डिपेंड करती है, उसी स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी की कुछ शब्दावलियों को, इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को। इसी में सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है इकेट्स। इकेट्स को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इकोफेम। इकोफेम अगर शब्द को देखा जाए तो इको प्लस फेम, इसका मतलब है पारिस्थितिकी और फिनोटाइप। मतलब कि हम इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि दो जीवित युवक हैं और उनमें से एक जो है वो अफ्रीका में रहता है और जो दूसरा है वो यूरोप में रहता है। अफ्रीका में रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसका जो कलर टोन है वो थोड़ा डार्क हो सकता है, जबकि यूरोप में रहने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी तुलना में उसका जो कलर होगा वो थोड़ा ब्राइट होगा। ये किसकी वजह से है, ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से। तो इकोफेन जो है वो किसी का आकारिकी जो दृष्टि से होने वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको वो वहां पर डिस्टिंग्विश करता है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर इकोटाइप। इकोटाइप में हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक प्रारूप, पारिप्रारूप या फिर पारिस्थितिकीय रूप। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब एक ही प्रजाति के जीवों का समूह किसी खास स्थानीय वातावरण के कारण उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ अनुकूलन अगली पीढ़ी में जाते हैं, उसी को बोला जाएगा इकोटाइप। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इकोटोन। इकोटोन क्या है, इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक नदी है और एक जलप्रपात है, इन दोनों के बीच का जो दलदली भूमि है उस क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन, जिसको कि संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावास या फिर हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है वो किसी जीव का पता होता है, मतलब कि वो रहता कहाँ पर है, बढ़ता कहाँ पर है और अन्य जीवों के साथ संपर्क कहाँ करता है, उसी को बोला जाता है हैबिटेट। नेक्स्ट हम देखेंगे पारिस्थितिकी निकेत को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। जैसे कि हैबिटेट था, हैबिटेट का मतलब क्या है कि वो रहता कहाँ पर है, उसका पता कहाँ पर है, पर वो कार्य क्या करता है जीव, तो उसका जो पेशा है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं पारिस्थितिकी निकेत के अंतर्गत, कि वो खाता क्या है, प्रजनन कैसे करता है, अन्य जीवों के साथ उसका संबंध कैसा है, वो सब पूरे का पूरा जो साइंस आएगी वो इकोलॉजिकल निश के अंतर्गत आएगी। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी मंडल क्या है। पारिस्थितिकी मंडल जो है वो जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलने से बनती है। लिथोस्फीयर जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर जहां पर जल रहता है, जिस जल के अंदर अन्य जीव रहते हैं जैसे मछलियां, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर, इसके बाद आता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो ये अगर नीचे से देखेंगे तो ये आएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के अंतर्गत यहाँ पर एरोप्लेन जो हैं वो उड़ते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर समताप मंडल। समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है ओजोन की लेयर। ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये ओजोन जो है वो क्षरण की ओर जाती जा रही है, जिसको बोलते हैं ओजोन का डिप्लीशन होना, क्योंकि हमारे द्वारा प्रयुक्त होने वाली CFC गैस जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो गैस, जो कि हम रेफ्रिजरेटर या AC में यूज करते हैं, उसकी वजह से इस ओजोन के लेयर में छोटे छोटे छेद होते जा रहे हैं और इन छेद की वजह से यहाँ पर UV रेज जो सन की तरफ से आती हैं वो विकिरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आती जा रही हैं, उसकी वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। 50 से 80 किलोमीटर के अंतर्गत आता है मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर।
इसके बाद आते हैं आयन मंडल, जहां बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, और लास्टली यहाँ पे पाया जाता है बाह्य मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है, और आगे मैं आशा करूंगी कि आप नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आगे के हम जो टॉपिक्स रहेंगे वो डिस्कस कर पाएंगे। धन्यवाद।